जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर क्या छर्रे चले थे? पायलट गन का इस्तेमाल किया गया था? इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब है 55, 15, 5 और 2। एक शाम, एक सड़क और यह सब कुछ चलाया गया। और अगर आप समझ नहीं पाए तो समझा देते हैं। 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल चलाए गए थे, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल चलाए गए थे, 5 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और 2 कारतूस ऐसे थे जिनमें छर्रे भरे हुए थे। और जो ये सब कुछ हमने आपको बताया, ये कश्मीर की किसी गली में नहीं हुआ था, ये दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस पे हुआ था, जो संसद से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पूरा हिसाब किताब जो हमने बताया, ये विपक्ष किसी नेता का आरोप नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, ये वो डेटा है जो थाने के हिसाब में रजिस्टर में दर्ज किया गया है और उसके नीचे 4 शब्द बड़ा बड़ा लिखा गया है, डीसीपी के आदेश पर चलाया गया। अब यह सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस घटना को लेकर अगले 7 दिन तक सवाल उठाया गया कि क्या जंतर मंतर के प्रदर्शन में छर्रे चलाए गए थे? रैपिड एक्शन फोर्स या दिल्ली पुलिस ने छर्रा चलाया था? चलाया तो किन पर चलाया? नहीं चलाया तो यह खबर क्यों आ रही है? और वो जो 19 साल के साहिब लोचब जो दिल्ली पुलिस में खुद भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, वो उसके शिकार कैसे बने? 25 साल का शेख इरशाद मंसूरी जो गुड़गांव में नौकरी करता, वो शिकार कैसे बना? और एक पत्रकार भी जो खबर कवर करने गया था, वो शिकार कैसे बना? अब एक बात यह भी स्पष्ट है कि उस शाम जवानों पर भी हमला हुआ था, क्योंकि पुलिस का डेटा यह भी कहता है कि 118 पुलिस वाले घायल हुए। मैदान एक तरफा नहीं था। बस पत्थर से इतना तय होता है कि उस वक्त क्या हुआ, यह नहीं तय होता कि उसके बाद क्या कहा जाएगा। और कहा यह गया कि दिल्ली पुलिस के पास पायलट गन थी नहीं। अब यह बात आरएएफ के अपने लॉक ने तोड़ती है। हां जी, रजिस्टर में साफ साफ लिखा गया है कि प्लास्टिक का छर्रा था। और यह वही चीज है जो जम्मू कश्मीर के बाद इसलिए बनाई गई थी ताकि किसी की आंख ना जाए। लेकिन डॉक्टर कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि शरीर से धातु भी निकल रहे हैं। साहिल की दाएं आंख की रोशनी दांव पर है। यानी एक लड़का जो पुलिस वाला बनना चाह रहा था, एक पुलिस कार्रवाई में उसकी आंख जा सकती है। जांच अभी चल रही है, अदालत में अभी किसी पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि एक रजिस्टर है, एक बयान है और डॉक्टर है। तीनों एक शाम की 3 अलग अलग कहानी कह रहे हैं और इस उलझन में कोई तो झूठ बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दिल्ली प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर बहुत समय से चर्चा चल रही थी। आज इस खबर को हम डिकोड करेंगे और इसमें जो भी हम बताने वाले हैं वो फैक्ट है, क्योंकि हम न सत्ता पक्ष का साथ देते हैं न विपक्ष की अफवाहों में फंसते हैं। हम दोनों से हटकर केवल फैक्ट पर बात करते हैं और फैक्ट समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 6 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चला था, ये आप जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। फिर 20 जुलाई को भीड़ जो थी वो उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सोनम वांगचुक मांग कर रहे थे, उन्हें पुलिस उठा ले गई थी और उसी को लेकर गुस्सा था। 10,000 से अधिक लोग संसद की तरफ बढ़े थे। इसके बाद टकराव हुआ, कई लोग घायल हुए और वहीं सवाल उठा था कि छर्रे कहां से आ गए। शुरुआत में बात इंकार की गई, लेकिन मामला यहां फंसा रहता अगर 24 जुलाई को सीआरपीएफ खुद जांच न बैठाती। अब उस जांच को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की है और यह बताया है कि आरएएफ के अपने रजिस्टर से निकला है कि एक जवान ने कम से कम 7 राउंड चलाए थे, जिनमें से 5 लोगों को लगा, 2 जमीन पर गिरे और इसे एक लाइन से बहस पलट गई है। अब यह किसी बाहरी का आरोप नहीं है, यह अपने ही कागज पर है। अब यहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि छर्रा जो है वो प्लास्टिक का है या लोहे का? और यही सबसे ज्यादा झूठ फैल रहा है। छर्रे वाली बंदूक में एक कारतूस से सैकड़ों छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं और चौड़े होकर इलाके में फैल जाती हैं। यानी चलाने वाला तय ही नहीं कर पाता कि गोली किसे लगेगी। कश्मीर में जो बंदूक चलती रही उसमें ये गोलियां लोहे की थीं, जिसमें हजारों घायल हुए, बहुतों की आंखें चली गईं और बात तब सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तब प्लास्टिक का छर्रा बनाया गया। मार बनाने वालों के मुताबिक लोहे वाले से करीब 500 गुना कम होता है। अब 20 जुलाई को लौटिए, जहां रजिस्टर में साफ साफ लिखा है कि प्लास्टिक के छर्रे इस्तेमाल किए गए। अगर यह सच है
तो कश्मीर वाली तुलना गलत हो जाएगी और मैं वो गलत बात नहीं कहूंगा। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। द हिंदू ने लिखा है कि साहिल की आंख के ऑपरेशन में डॉक्टरों ने कई धातु के छर्रे निकाले। इरशाद की आंख के नीचे भी धातु का छर्रा निकाला गया। तो सवाल यह कि अगर चला प्लास्टिक था तो शरीर से धातु कैसे निकल रहा? अगर धातु चली थी तो रजिस्टर में प्लास्टिक क्यों लिखा है? एक बात तो गलत है और यह तय करना जांच का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि उस रिपोर्ट को दे देना जो आई है और दोनों के वर्जन बता देना। रिपोर्ट कहती है कि उस दिन ड्यूटी कर रहे जवानों से कहा गया था कि छर्रे वाली कोई बंदूक नहीं चलानी है, कम मार वाली भी नहीं। इसलिए छर्रा कितना खतरनाक था यह दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि वो चला क्यों? क्योंकि आंकड़े एक तरफ है, असली तो वो लोग हैं जिन पर गुजरा। साहिल की मां ज्योति लोचब बताती हैं कि वो घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था, प्रोटेस्ट में गया था और तभी उसके चेहरे के पास कुछ फटने की आवाज आई, फिर कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद उसे अलग अलग अस्पताल ले जाया गया, सफदरजंग, बाद में एम्स के ट्रॉमा सेंटर। ऑपरेशन हो गया है, दूसरे का इंतजार है। डॉक्टरों ने घर वालों से कहा था रोशनी लौटने की उम्मीद 1% है। फिर 23 जुलाई कहा शायद कुछ बढ़ जाए। अब पूरा परिवार उस उम्मीद पर टिका है। हालांकि उसकी उम्र अलग अलग जगह पर अलग अलग बताई जा रही, कहीं 19 कहीं 22, बट उम्र से क्या फर्क पड़ता है। इरशाद का कहना है कि नीली वर्दी में एक आरएएफ जवान को हथियार पकड़े देखा जिसने बंदूक की नली चेहरे की तरफ की और चला दी और छर्रे उसकी भौं के पास लगे, बाईं भौं के पास, कुछ चेहरे पर, कुछ गर्दन पर, कंधे में धस गए। ये उसका बयान है। इसकी जांच भी होनी चाहिए, इसको भी देखा जाएगा। और ये लोग सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है कि उस शाम कम से कम 5 लोगों को छर्रे लगे थे, जिनमें गुड़गांव की 32 साल की नूतन टोप्पो भी है। 5 नाम, 5 जिंदगियां एक शाम। और फिर सवाल की किसने परमिशन दी? जवाब उसी कागज से शुरू होता है जिसकी हमने बात की थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी में दर्ज है कि आरएएफ ने प्लास्टिक के छर्रों वाली एंटी रॉयड गन चलाई थी डीसीपी के आदेश पर, और अब उसी एंट्री से नाम भी सामने आए। उस दिन ड्यूटी पर डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया थे, साथ में आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट सतीश कुमार सांगवान, और आदेश इन्हीं की तरफ से था। वैसे कहानी यही नहीं रुकती, एक और कागज है, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सचिन शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 149 के तहत आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट दिलवर को भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायर आर्म्स तक के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। वक्त लिखा है 20 जुलाई की शाम 5 बजे, यानी एक तरफ छर्रों की परमिशन, दूसरी तरफ फायर आर्म तक की परमिशन। 2 अलग अफसर, 2 अलग आदेश और सामने भीड़। इस बीच एक बात आरएएफ ने खुद भी मानी है। 22 जुलाई को आरएएफ के इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया ने दिल्ली में ड्यूटी कर रहे अफसरों से कहा कि उस दिन जितनी ताकत लगाई गई वो नियमों और आरएएफ की ट्रेनिंग से मेल नहीं खाती। भीड़ संभालने की एक सीढ़ी होती है, पहले समझना, फिर घेरना, उसके बाद आंसू गैस और आखिर में सख्ती। मतलब यही है कि उस दिन ये सीढ़ी एक एक करके नहीं चढ़ी। अब मैं साफ कर दूं कि आदेश देना अपने आप में अपराध नहीं है और अभी कुछ साबित नहीं हुआ, पर एक बात जांच में निकली है, उस दिन के लिए एक नहीं कई आरएएफ के जवानों को पैलेट गन जारी की गई थी। यानी बात एक जवान के 7 राउंड चलाने की नहीं है। नाम अब सामने है, लेकिन सवाल 2 है, जब चलानी ही नहीं थी तो निकाली क्यों गई और यह आदेश ऊपर कहां तक है? हालांकि इसमें सारी कहानी पुलिस पर सवाल खड़ी करती नहीं, एक हिस्सा और भी जिसे समझना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि उस दिन 118 जवान पुलिस वाले घायल हुए, बाद में आंकड़ा 200 के ऊपर गया। सुप्रीम कोर्ट में तो करीब 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की बात कही गई है। आंकड़ा जो भी हो, घायलों में वर्दी वाले ज्यादा थे। पुलिस के मुताबिक 70 लोगों को पकड़ा गया, 15 पर एफआईआर दर्ज हुई। घायल आम लोग गिनती पर भी आंकड़े मेल नहीं खाते। पुलिस 60 कहती है, सीजीपी 150 कहती है, और कई लोग और हैं जो कहते हैं, इंडिपेंडेंट दावा करिए कि 80 के आसपास है। और यह भी दर्ज है कि छर्रे तब चले जब भीड़ की तरफ से जवानों पर हमला शुरू हुआ, पथराव शुरू हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों को चंद हजार जवानों को संभालना था और वो आसान नहीं होता, यह समझना भी जरूरी है। इससे भी आप इंकार नहीं कर सकते। तो 2 बातें और जो पुलिस सीआरपीओ के पक्ष में आती है। पहली ये कि जो छर्रा रजिस्टर में लिखा है वो सरकारी तौर पर कम खतरनाक बनाता है। दूसरी ये कि जांच किसी अदालत या दबाव में नहीं हुई, सीआरपीएफ ने खुद अपने लोगों को कागज खंगाले। 23 जुलाई से आरएएफ ने पैलेट गन का इस्तेमाल बंद भी कर दिया और इसे लापरवाही का सबूत माने जिम्मेदारी का यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पर जो जरूरी है, जो सामने आया है, वो इंटरनल जांच है, अदालत का फैसला नहीं। गिनती दोनों तरफ से है। इस कहानी का एक हिस्सा पूरा हो गया है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब यह मामला अदालत में है।
27 जुलाई को पूर्व आईपीएस अफसर यशोवर्धन आजाद और 2 घायलों ने वकील वृंदा ग्रोवर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिसमें पैलेट गन पर देश भर में रोक और घायलों के इलाज और मुआवजे की मांग की है। अदालत ने कहा है सीसीटीवी, बॉडी कैमरा की फुटेज सुरक्षित रखी जाए और एक जांच टीम अलग से बनाई जाए। लेकिन 20 जुलाई की शाम अभी भी वहीं खड़ी है और मेरे हिसाब से इसकी जान ये नहीं कि छर्रा किस चीज का था, जान ये है कि उस शाम का एक ही सच होना चाहिए। और आज 3 अलग अलग जगहों से 3 सच आ रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई गलत ना हो। अगर उस दिन कई जवानों को बंदूकें दी गई तो मुमकिन है कि रजिस्टर में सिर्फ एक अफसर का हिसाब दर्ज हो, पर तब सवाल छोटा नहीं होता और बड़ा होता है, बाकी बंदूकों का हिसाब कहां? और यह सवाल किसी एक पक्ष का नहीं, उस लड़के का जिसकी आंख दांव पर है। उन सैकड़ों जवानों का भी जो शाम अपनी ड्यूटी करते हुए घायल लौटे थे, जिस शाम दोनों तरफ के लोग अस्पताल पहुंचे हों। यह भी सच है कि उस शाम का सच किसी एक का सच नहीं होता। यह अफसोसजनक भी है, पर यह भी एक सच है।